हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीसेट पेपर 2। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं भाई। अब आप लोगों से बस मेरा यही कहना है कि आप लोग प्रैक्टिस करिए अपने हिसाब से, जो भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस करिए। मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी चीज़ें मैं दे सकता हूँ अच्छे तरीके से मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। बस मेरी इतनी आपसे एडवाइस रहेगी कि जब भी लास्ट मोमेंट पे अगर आप जा रहे हो, फ्री बैठे हो तो इसको चला के देखते रहना। फ्री बैठे 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 देखते रहना, अपने मोबाइल में चला लेना। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अपना टाइम ऐसे बर्बाद मत करना, अभी देख लेना लेकिन अपना टाइम उस तरीके से बर्बाद मत करना। फिलहाल अपनी स्टडी में जुट जाओ ढंग से। ठीक है ना, चलो भाई चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, इफ z इज इक्वल टू 2197 एंड r इज इक्वल टू 729, व्हाट वुड j बी रिटन इन दैट कोड। अब देखो, इसके लिए पहले तो मैं तुम्हें एक चीज समझा देता हूँ। ये कोडिंग में कई चीजें काम में आती हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर लेटर जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। जैसे मैंने एक बताया था पहले भी आपको, इजोटी होता है। इजोटी से आप याद रख सकते हो, ई जो 5वें नंबर पे आता है, जे 10वें नंबर पे आता है, ओ 15वें नंबर पे आता है, टी 20वें नंबर पे आता है और वाई जो आता है वो 25वें नंबर पे आता है। इजोटी से आप थोड़ा याद रख सकते हो ना। हमें बहुत ज्यादा मुश्किल वाले नहीं आएंगे। जैसे बैंकिंग वगैरह में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पूछा जाता है, वहां पे तो उल्टी सीधे सारे तरीके से पूछा जाता है। यहाँ इतना डिफिकल्टी लेवल है नहीं। यहाँ तो सिंपल सा देखो, समझ में भी आ जाएगा। आर जो होता है ना, आर 18वें नंबर पे आएगा। ओ पी क्यू आर 15 16 17 18। ठीक है, तो ये 18वें नंबर पे आ रहा है और 18वें नंबर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 729। 18वें नंबर की वैल्यू कितनी आ रही है? 729। अब 729 किसी का स्क्वायर तो नहीं होता लेकिन क्यूब होता है। 729 जो होता है वो क्यूब होता है, वो 9 का क्यूब होता है। 9 का क्यूब 729 होता है। और 9 क्या है? 9 आपको दिखाई दे रहा है कि 18 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा? 9। यानी कि जो नंबर मुझे दे रखा है उसको 2 से डिवाइड किया है। आर की वैल्यू कितनी? 18। 18 डिवाइड बाई 2, फिर उसका क्यूब किया है। यानी कि आर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं और क्यूब कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे जेड, जेड क्या होता है? 26 होता है। तो 26 का हाफ कितना होता है भाई? 13। ठीक है, और 13 का क्यूब ही होता है 2197। 13 का क्यूब कितना होता है? 2197। तो उसी तरीके से अब हमें नंबर क्या दिया है? इसे जे। अब ये भाई साहब कहाँ आ रहे हैं? देख रहे हो 10 पे। तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा? 5। 5 का क्यूब तो सभी लोग जानते हो कितना हो जाएगा? 125। थोड़ा सा लॉजिक था जो पकड़ना था हमको। मतलब जो भी नंबर है उसको डिवाइड बाई 2 करना है, फिर उसका क्यूब करना है। नंबर की पोजीशन को, है ना, नंबर की पोजीशन जो है उसको डिवाइड बाई 2 करना है और उसका क्यूब करना है। यही था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? दो घोड़े हैं, टू हॉर्सेस स्टार्ट ट्रॉटिंग ईच अदर, एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, ए से बी की तरफ और एक बी से ए की तरफ। दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर 1 आवर, तो यानी कि 1 घंटे बाद वो आपस में मिलते हैं। एंड द फर्स्ट हॉर्स रीचेस बी 5/6 hours बिफोर द सेकेंड हॉर्स रीच ए। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 50 किलोमीटर, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्लोअर हॉर्स। तो इसको करने का तरीका देखो, मेरे हिसाब से जो मुझे बेटर सूटेबल लग रहा है इसको करने का तरीका, ऑप्शंस के थ्रू जाके हम करें। क्योंकि अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा ना तो वो इक्वेशन में फिर टाइम लगता है सॉल्व करने में। और इक्वेशन से अगर मैं बना के इसको सॉल्व करने लग गया तो ना तो हमारे यूज का रहेगा ये, और हमें कई मिनट लग जाएंगे इसको सॉल्व करने में। जबकि ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग सकता है लेकिन है नहीं, ऑप्शंस हमारे पास है। मैं लेके चल रहा हूँ कुछ इस तरीके से। 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है भाई, इसको सीधा कर लेते हैं। 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, समझ में आएगा इजीली। 50 किलोमीटर की डिस्टेंस हमारे पास है। ठीक है, और ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। अब ये दोनों घोड़े आमने सामने से चले, एक दूसरे के आमने सामने आए ये दोनों घोड़े। करना क्या है कि 1 घंटे बाद अगर ये दोनों मिलेंगे, मिलने का मतलब क्या होगा कि दोनों ने मिलकर 50 किलोमीटर कवर किया। सपोज करो एक घोड़ा यहां से चला, मान लो इस पॉइंट तक पहुंचा होगा 1 घंटे में, और एक घोड़ा यहां से चला इस पॉइंट पर। अगर मिले दोनों, मुलाकात किया, तो किसी पॉइंट पे जाके बीच में मुलाकात करेंगे ना। मुलाकात का मतलब क्या है कि दोनों ने मिलकर 50 किलोमीटर कवर कर लिए ना 1 घंटे में। तो मेरे पास देखो कितनी अच्छी चॉइस है, दो 30 किलोमीटर वाली चॉइस है और 20 वाली है, इनको ही ले लो, आसान पड़ेंगी।
दो तो एलिमिनेशन हो जाएंगे सीधे सीधे तुम्हारे हाथ से। ठीक है, 23 मैंने मान लिया बड़े वाला तेज गति वाला है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, और ये 20 से चल रहा है धीमे वाला। अगर ये 30 और 20 से चल रहे हैं तो एक घंटे में ये तो चलेगा 20 और ये चलेगा 30, तभी तो कवर करेंगे 50 किलोमीटर को। एक चलेगा 20 और एक चलेगा 30, तो 50 किलोमीटर कवर हो गए। अब कहानी बदलती है यहां से बाद में। इसके बाद में ये कहता है कि ये जो भाई साहब हैं, ये तेज गति से जो चल रहे हैं, ये यहां से यहां तक आते हैं और ये जो है ये यहां से यहां तक पहुंचते हैं। तो इनके टाइम में जो है 5/6 आवर्स का फर्क रहता है, 5/6 घंटे का। ठीक है, अब देखो ध्यान से मेरी बात समझना। अगर तेज गति वाला जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, उसको कवर कितने करने हैं आगे, 20 किलोमीटर। तो इसको जो टाइम लगेगा, टाइम क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस रहेगी 20 किलोमीटर की और इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 2/3 घंटे लगेंगे। भाई इन 20 किलोमीटर को कवर करेगा ना ये। अच्छा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला इन 30 किलोमीटर को कवर करेगा, तो इसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा 30/20, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा इसको। इसको कितने लगेंगे, 3/2 आवर्स। अगर इन दोनों का डिफरेंस 5/6 आ रहा है तो अपना आंसर है। तो देख लो जरा, 3/2 -2/3 करके कितना एलसीएम आएगा, 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, कितना आ रहा है भाई, 5/6 आ रहा है। अब मेरा क्या कहना है, आप लोग ये कह सकते हो कि आपने सर 20 और 30 लिया, आपका आंसर आ गया। भाई आसान तो यही पड़ेगा ना, 20 और 30 लेना। 25 में ले नहीं सकता क्योंकि एक तेज चल रहा है एक धीमा चल रहा है, तो एक ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। 15 35 से भी नहीं आएगा तुम्हारा। तो आसान जो लगते हैं मैं उनको ही तो उठाऊंगा पहले। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे? जो आसान ऑप्शन दिखेंगे मुझे, मैं तो उस ऑप्शन को उठाने की कोशिश करूंगा ना। तो ऑप्शन मुझे आसान लग रहे हैं, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को चूज किया था। ठीक है ना, पढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है भाई, जयेश इज स्टैंडिंग 10 मीटर टू द वेस्ट ऑफ विक्रम। विक्रम से वेस्ट में 10 मीटर में जयेश जो है यहां पर है और विक्रम यहां पर है। ईस्ट वेस्ट सब पता होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, है ना। तो विक्रम से जय इज स्टैंडिंग 10 मीटर वेस्ट, तो जय अगर विक्रम यहाँ है तो उसके वेस्ट इधर पश्चिम में इधर पड़ेगा। नीलम इज स्टैंडिंग 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ लोकेश। अच्छा, लोकेश तो अभी कहीं है ही नहीं और नीलम की बात आ गई। अच्छा रुक जाओ एक सेकंड, अभी देखते हैं अगली लाइन पढ़ के। जयेश, जयेश हमारे पास है। जयेश इज स्टैंडिंग 10 मीटर टू द साउथ ऑफ नीलम। नीलम जहां खड़ी है उसके 10 मीटर साउथ में है, तो नीलम को यहां ले लेते हैं कहीं। नीलम से 10 मीटर यहां पर साउथ में खड़ा होगा ये, यहाँ नीलम आ जाएगी। नीलम के साउथ में देखो, नीलम यहाँ पे अगर खड़ी है तो साउथ इधर आएगा, है ना, समझ गए क्या कह रहा है। अब नीलम के साथ किसका था, लोकेश का। हाँ, तो लोकेश कहां पर है, नीलम इज स्टैंडिंग 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ लोकेश। तो लोकेश अगर यहाँ होगा तो उसके ईस्ट इधर होगा ना। तो 10 मीटर यहाँ पे नीलम खड़ी है, यहाँ पे खड़ा है लोकेश। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, विक्रम इज स्टैंडिंग 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ मनोज। अब मनोज कहीं नीचे होगा यहाँ पर, 10 मीटर इसके नॉर्थ में है ना विक्रम, यहाँ कहीं होगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नीलम एंड विक्रम। अब नीलम और विक्रम के बीच की दूरी तो ये वाली बतानी है बस हमको। ठीक है, तो ये 10 है, ये 10 है, तो ये कितनी आ जाएगी, 10√2 मीटर। इतना जल्दी नहीं कर सकते तो देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना। पाइथागोरस थ्योरम लगा के दिखाओ कैसे करना है। देखो, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 10 है, ये 10 है, ये निकालना है। क्या होता है ये, मान लो ये ए बी सी है। ए सी स्क्वायर जो होता है वो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होता है ना, इतना तो पता ही है सब लोगों को। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। तो ये ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 प्लस 100 कितना आ जाएगा भाई, 200। 200 का रूट लेना है, तो ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई 200 आ गई, तो ए सी कितना आ जाएगा भाई, √200। √2 × 100 कर दो इसको। 100 कितना होता है, 10। 10√2 आ जाएगा। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ पे यहाँ दिख रहा है, अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ दिख रहा है ना। ठीक है, अगर ये ए है और ये 90 डिग्री बन रहा है, ये हमेशा a√2 आएगा, है ना। जैसे कि ये 10 था
ये 10 था तो ये 10√2 आएगा, क्योंकि मैंने लिए ये a है, ये भी a है, तो ये कितना हो जाएगा a√2, है ना। तो मैं डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकता था। जैसे कि स्क्वायर होता है, जैसे कोई स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड बराबर होती है, ये a होती है, ये a होती है, ये a होती है, ये a होती है। अगर इसका डायगोनल खींचा विकर्ण तो √2a होता है हमेशा। डायगोनल कितना होता है, √2 है, अगर दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसलिए वैसे इतना डिटेल में नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आप समझ लेना मेरा क्या मोटिव है बताने का, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है भाई, ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी। तो ए की एफिशिएंसी जो है, ए की क्षमता और बी की क्षमता का मैं अनुपात लिखूं तो ए दुगना तेज है बी से। यानी कि ए अगर दो काम करेगा तो बी भाई साहब सिर्फ एक काम कर पाएंगे, इतना कहना चाह रहे हैं ये, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, देयरफॉर एबल टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज लेस देन बी। ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है, जिस वजह से ए बी से 30 दिन कम समय लेता है खत्म करने में। तो देखो पहले दो तीन चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपके लिए बहुत काम आएंगे। टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। कुल कार्य जो होता है हमारा वो होता है क्षमता गुणा समय, ठीक है। और दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, जो एफिशिएंसी हमारी क्षमता होती है और जो समय होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे कि अगर हमारी क्षमता ज्यादा है तो हम किसी भी कार्य को करने में समय कम लेते हैं, समझ गए ना बात को। अगर हमारी एफिशिएंसी ज्यादा हुई तो हम टाइम कम लेंगे, अगर एफिशिएंसी कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। कितना बड़ा धीमा आदमी है यार ये। धीमा आदमी से क्या मतलब है, एफिशिएंसी बेचारे की कम है, टाइम ज्यादा ले रहा है काम करने में। तो ये उल्टा होता है, एफिशिएंसी और टाइम उल्टा होता है। तो अगर ये एफिशिएंसी का रेशो 2:1 आ रहा है तो इनके टाइम का जो अनुपात आएगा ना वो 1:2 आएगा, ठीक है। 1:2 आएगा। अब ये कह रहा है कि इन दोनों के समय में जो डिफरेंस है वो 30 दिन का है। बी 2 ले रहा है, ए 1 ले रहा है, डिफरेंस कितने का है भाई दोनों में, 1 का। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 30 दिन के बराबर। 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ रही है डिफरेंस की, 30 दिन के बराबर आ रही है डिफरेंस की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे काम में क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। कुल कार्य क्या होता है, क्षमता गुणा समय, ठीक है। तो क्षमता कितनी है ए की, 2, और समय कितना ले रहा है ए, 30 दिन। तो कुल कार्य कितना हो गया भाई, 60 यूनिट। आई कुछ बात समझ में, कुल कार्य हमारा आ गया 60 यूनिट, 2 × 30 से। अब क्या कह रहा है ये, ध्यान से देखना। ये कह रहा है जिनको भी समझ में ना आए वो उसको रिपीट करके 2-3 बार देख लेना, मैंने हर चीज को बोला है आराम से, है ना। तो समझ में आएगी आपको हर एक चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इस ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है ना। तो क्या होता है कि ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की 3 है। तो अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो कितना काम करेंगे, 2 ए करेगा, बी 1 करेगा, यानी कि कुल कितने यूनिट काम कर लेंगे भाई दोनों मिलकर, 3 यूनिट का काम कर लेंगे। काम कितना करना है, 60 यूनिट। काम कितना करना है, 60 यूनिट। तो टोटल 60 को 3 के हिसाब से अगर बांटा जाए तो कितने दिन में पूरा कर लोगे, 20 दिनों में। टोटल 60 को, ठीक है, कितने दिनों में पूरा कर लोगे, 20 दिनों में। इज इट गुड टू यू, समझ लेना, धीमे धीमे चला के समझ लेना, जैसे समझना समझ लेना, है ना। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, एफिशिएंसी और टाइम का उल्टा रेशो रहता है दोनों में, ठीक है। कुल कार्य जो होता है, जब हमें समय निकालना होता है तो कुल कार्य बट्टे क्षमता हो जाती है। तो कुल कार्य कितना, 60, क्षमता से डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। इस तरीके से निकल जाएगा, क्लियर है ना। स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। एक लड़का है जो एक विद्यार्थी है, वो किसी नंबर को 3/5 से गुणा कर देता है, जबकि करना कितने से था, 5/3 से। तो पूरी गणना जो हुई उसमें प्रतिशत त्रुटि क्या आई, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझेंगे सभी लोग इसको। देखो मैंने 3/5 से गुणा करना है और 5/3 से गुणा करना है। एक्चुअल आंसर तो यही वाला है ना, सही उत्तर तो ये देगा और गलत उत्तर ये देगा, समझ गए आप लोग। सही उत्तर कौन सा देगा, जब 5/3 से गुणा करोगे, और गलत उत्तर कौन सा देगा, जब 3/5 से गुणा करोगे। अब करना क्या है, देखो ध्यान से समझना बात को, पॉइंट लिखना चाहो तो लिख भी लेना अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो। हमको इनके जो हर होते हैं, जैसे 5 है
और 3 है। डिनोमिनेटर जो होता है इन दोनों का 5 और 3 का ले लो एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 15 आ जाएगा। क्लियर बात है? तो मैं मानूंगा कि 15 जो है वो संख्या है जिसमें गुणा करना है। तो एक्चुअली 15 को मुझे गुणा करना था 5/3 से, यानी कि 3 पंजे 15, मुझे उत्तर मिलने वाला था 25। ठीक है, लेकिन मैंने 15 को गुणा कर दिया 3/5 से, तो 5 दिया 15 और मुझे मिला कितना? 9। अब प्रतिशत त्रुटि निकालने वाली बात आएगी भाई। 25 थी मेरी संख्या, 25 से मैं कहां पहुंच गया भाई? 9 पे पहुंच गया। तो कितने की त्रुटि आ रही है? 16 की त्रुटि आ रही है ना भाई। 25 में से 9 गए तो कितने बचे? 25 में से अगर 9 माइनस करोगे कितना बचेगा? 16। तो ये 16 की जो त्रुटि है ना आपकी, आप एक्चुअल आंसर पे चेक करोगे, हमेशा याद रखना। 16 की जो त्रुटि आई है उसको हमेशा मैं किस पे चेक करूंगा? एक्चुअल पे। तो 16 की त्रुटि 25 पर आ रही है, तो 100 पर कितनी आएगी? तो 25 चौके 100 और 16 चौके 64%। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 पे कैलकुलेट करना। आई बात कुछ समझ में? आई कुछ बात समझ में भाई? बताओ जल्दी से सभी लोग, बताना पड़ेगा यार, है ना? इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 64%। ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे आसान तरीका होता है, चाहे वो कुछ भी दे दे आपको, कोई भी नंबर, 2 नंबर दे दे, करना इससे था, किया इससे, तो दोनों के जो हर होंगे, डिनोमिनेटर, हर का एलसीएम लेना, वही संख्या बना लेना अपनी, जिससे कटने में आसानी हो जाए। वही संख्या बन जाएगी हमारी, उसके आधार पर सॉल्व कर लेना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्या कह रहा है? ए मैन वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट टू पॉइंट एम, देन ही टर्न्स राइट टू हिज लेफ्ट, सॉरी, and walks 15 meter to point G. Again, he turns to his right and walks 12 meter to point A. Okay. Again, he turns to his right and walks 15 meter to point E and stops. What is the distance between the starting point and point T? अब इतने सारे इसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल दिए हैं, सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले देखो, पॉइंट एम से 20 मीटर जाता है पूर्व की ओर। पॉइंट एम को कहीं ले लेता हूं मैं, यहां ले लेता हूं बीच में। 20 मीटर पूर्व की ओर चले गए, एम की तरफ 20 मीटर, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये 20 मीटर की दूरी है। ठीक है, फिर इसका लेफ्ट मुड़ेगा। लेफ्ट मुड़ने के लिए क्या होता है भाई? लेफ्ट मुड़ जाएगा। और ये कहां पहुंच गए हम लोग? लेफ्ट मुड़ेगा। लेफ्ट मुड़ने का, लेफ्ट मुड़ेगा और 15 मीटर चलेगा बी पॉइंट तक, डी पॉइंट तक। ओके, सीधी लाइन आ जा भाई। 15 मीटर चलेगा और पॉइंट जी की तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद राइट मुड़ेगा और 12 मीटर जाएगा। राइट का मतलब ऊपर जाएगा, मैं यही मान लेता हूँ 12 मीटर जा रहा है ऊपर। पॉइंट किस पॉइंट तक जाएगा? ए पॉइंट तक जाएगा। अगेन वो राइट मुड़ेगा और 15 मीटर जाएगा। अगेन राइट मुड़ेगा और 15 मीटर जाएगा। 15 मीटर जाने के बाद कहां पहुंचेगा? पॉइंट टी पर। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, दोबारा लिखते हैं यार। मैं एक पॉइंट खा गया मुझे लग रहा है। एक बार देख लेते, रुक जाओ एक सेकंड, थोड़ा नीचे से करना पड़ेगा, ऊपर थोड़ा दिक्कत होगी। एक व्यक्ति बिंदु एम की पूर्व 20 मिनट चलेगा, 20 मीटर चलेगा पहले, ये एम, एम पॉइंट तक जाएगा 20 मीटर। ठीक है, फिर अपनी बाई, अच्छा लेफ्ट मुड़ेगा और जी पॉइंट की तरफ जाएगा 15 मीटर। जी पॉइंट की तरफ जाएगा 15 मीटर, जी पॉइंट की तरफ जा रहा है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, उसके बाद अपने राइट में मुड़ेगा और 12 मीटर जाएगा, ए पॉइंट तक जाएगा। अगेन राइट मुड़ा और 12 मीटर गया, ए पॉइंट तक जाएगा। ठीक है, अगेन ही टर्न्स हिज राइट एंड 15 मिनट तक चलेगा, 15 मीटर तक जाएगा। ठीक है, अगेन 15 मीटर तक जाएगा, टी पॉइंट तक पहुंचेगा 15 मीटर। अब वो कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु और टी के बीच की दूरी क्या है? तो भाई ये है ना प्रारंभिक बिंदु और टी। ठीक है, इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो 3 चौके 12, 15, 12 15 और ये कितना आएगा ये निकालना है। तो 12 का स्क्वायर कर लो प्लस 15 का स्क्वायर कर लो, इसका रूट ले लेना। कितना आ जाएगा भाई? 144
और 225, इसका रूट ले लेंगे। कितना आ जाएगा? 5 और 4 9, 4 और 2 6, 369 आ रहा है ये तो। या तो मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ। ओके 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 ओके। सॉरी यार, मैंने ही गड़बड़ की है। देखो क्या गड़बड़ हुई है, देख लो एक बार। 20 मीटर पूर्व की ओर चलेगा, तो 20 मीटर इधर आएगा ना, पूर्व की ओर, ईस्ट। मैं नॉर्थ में पढ़ा रहा था बार बार। ठीक है, यहीं से गलती हो रही थी, तभी मैं कह रहा था आंसर क्यों नहीं आ रहा है ना। तो ये था प्रॉब्लम मेन। चलो कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं। उसके बाद ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ेगा और 15 मीटर जाएगा जी की तरफ। 15 मीटर जी की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये पॉइंट जी है। अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 मीटर। अब राइट में जाएगा, 12 मीटर चलेगा और पॉइंट ए पर पहुंचेगा। फिर अपने राइट में मुड़ेगा और 15 मीटर चलेगा। फिर अपने राइट में मुड़ेगा और 15 मीटर चलेगा। ठीक है, और पॉइंट टी पर पहुंचेगा। और ये दूरी कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट जो है और जो टी पॉइंट है, इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 20 और 12 कितना हो जाएगा? 32 मीटर। कितना हो जाएगा? 32 मीटर हो जाएगा। 32 मीटर, ठीक है ना। मैं भी बार बार वो नॉर्थ में बढ़ा रहा हूँ उसको, है ना, ईस्ट की बजाय। पढ़ मैं ईस्ट रहा हूँ लेकिन बढ़ा नॉर्थ में रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना है बस थोड़ा सा। जो इनकी जो डायरेक्शंस होती हैं उनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है ना, नहीं तो फिर गलतियां होने की संभावना बढ़ जाएगी भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। A man spends 35% of his income on food and 25% on children's education and 80% of the remaining on house rent. अब देखो ये क्या कह रहा है कि टोटल इनकम तुम अपनी 100 मान लो। मेरे पास टोटल इनकम जो है, मैंने मान लिया 100 रुपए मेरे पास है, क्योंकि परसेंटेज निकालने में मेरे लिए आसानी रहेगी, है ना। ये कह रहा है कि 35% खाने पर और 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्चा कर दिया और शेष का 80% हाउस रेंट दे दिया, घर का किराया। अब मेरे पास कितने परसेंट इनकम बची है ना। देखो ध्यान से, 35 और 25 यानी कि 60% तो भैया तुम दे चुके ऑलरेडी। 35% और 25% यानी कि 60 तो हम ऑलरेडी दे चुके, 60 हमने दे दिया ऑलरेडी, ठीक है। दूसरा देखो ध्यान से, अगर हम 60 दे चुके ऑलरेडी, उसके बाद में क्या रह गया? 80% ऑफ द रिमेनिंग। अब मुझे एक बात बताओ, 100 में से 60 गए, तो बचे कितने हमारे पास? 40। 40 में से भी 80% खर्चा कर दिया, रिमेनिंग का 80%। तो 40 का भी 80% अगर खर्चा कर दोगे तो भैया बचे कितने हमारे पास? 20%। 40 का 80% अगर मैं खर्चा कर दूंगा तो भाई 32 रुपए खर्चा कर दिए ना मैंने। तो 40 में से 32 निकाल दो, हमारे पास कितने रह जाएंगे? 8। और 100 का 8 कितना होता है? 8% ही तो होता है। समझ गए ना बात को? यानी कि हमारे पास कितनी इनकम शेष रह जाएगी? 8। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया होगा, नो डाउट। 100 इनकम थी, 25 और 35 तो पूरे पूरे निकल गए। 60 बचे 40, 40 का 80% खर्चा कर दिया, बचे 8। ठीक है, क्या क्या कह रहा है भाई? देखो इसमें हमें क्या निकालना है? इज की वैल्यू निकालनी है। इज की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, इज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखो पिट ना सोम, एन ए इस दोनों में है। इसमें क्या कॉमन है दोनों में? देख लो जरा, वाटर। तो एन ए जो है वो क्या है? वाटर है, ठीक है। दूसरा देखना है लाइफ, लाइफ और एज, ठीक है। आ, जो जो कहां पर है? और जो यहां पर भी है, जो यहां पर भी है, ठीक है। देख लो ध्यान से, तो यहां दोनों में कॉमन क्या है? लाइफ। तो जो की वैल्यू आ गई लाइफ। एक ही बचा टोड, ईओडी की वैल्यू होगी इज। टोड जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा इज हो जाएगा। टोड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? टोड। समझ में नहीं आया है तो दोबारा समझाता हूँ, देखो ध्यान से। ये जो वर्ड लिखे रहते हैं ना हमारे पास, इसमें कॉमन छांट लो, कॉमन के कौन कौन से होते हैं।
है ना, कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। कॉमन निकाल लिया जाता है कि कॉमन जो मिल जाए मुझे उसके अकॉर्डिंग मैं देख लूंगा। तो सबसे पहले कॉमन देखो, कॉमन क्या है, पिट ना सोम और ना जो टोड, तो इसमें एन ए कॉमन है ना, और इन दोनों में क्या कॉमन है, वाटर। तो एन ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर को। फिर मुझे तो इज निकालना है ना, तो मैं इस पे देखूंगा जो तोड़, जो जो दो जगह मिल रहा है जो, यहाँ पर क्या मिल रहा है, लाइफ, यहाँ पर भी लाइफ मिल रही है, तो बस जो की वैल्यू लाइफ होगी, और तोड़ जो बचा वही वो अपना एज हो जाएगा। तोड़ जो बचा वो अपना क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, नीचे दिए गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ए प्लस बी का अर्थ होता है भैया, बी ए की माँ है, ए गुणा बी, देखो ब्रदर इन लॉ होता है साला, है ना, सिस्टर इन लॉ होती है भाभी। ठीक है, हिंदी में बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है, कहीं कंफ्यूजन मत रखना। ए गुणा बी का अर्थ होता है ए बी का पति है, ए बी की बहन है, ये है भाई, ये हमारे पास है, इसको पूरा मैं लिख लेता हूँ अलग से, है ना, बी प्लस आर माइनस ई भागित ए गुणा में के। तो भाई लास्ट पीछे से करना स्टार्ट करो चाहे भाग से स्टार्ट कर दो। भाग का मीनिंग क्या था, बी ए का भाई है, यानी कि ई ए का भाई है, मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे ई ए का भाई है। ठीक, ए गुणा के क्या है, गुणा में क्या होता है, ए बी का पति है, तो ए के का पति है, ए के का पति है। रुक जाना भाई एक सेकंड, ए भागित बी जो है ना उसमें क्या दे रहा है, बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, तो भाग में जो पीछे आता है ना, तो ए ई का भाई है, ए ई का भाई है। ठीक है, ए गुणा के क्या हो जाएगा, ए गुणा के में कौन अब पहले आ रहा है, ए पहले आ रहा है, ए बी का पति है, तो ए के का पति है, ए के का पति है। आर माइनस ई, ए माइनस बी में ए पहले आ रहा है, ठीक है, तो ए बी की बहन है, आर ई की बहन हो जाएगी, आर ई की बहन है। बी प्लस आर, ए प्लस बी क्या है, बी ए की माँ है, तो आर बी की माँ होगी, ठीक है, पीछे से, तो आर बी की माँ है। क्या पूछ रहा है ये हमसे, ई और के का संबंध क्या है, ई और के का संबंध क्या है भाई, तो के जो है, के का तो पति है भाई, तो के तो हमारी महिला है, ये इसका पति है, ये इसकी पत्नी है, और ए ई का भाई है, ई भाई भाई है, ये दोनों, ये भी भाई है भाई, ये क्या होगी, ई के से किस प्रकार संबंध है, तो भाभी है इसकी, है ना, भैया की जो वाइफ होगी वो क्या होगी, भाभी, सिस्टर इन लॉ, है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सारे के सारे हम लिख लेंगे अपने हिसाब से, तो निकल के आ जाएगा हमारा क्या है, हमारी सिस्टर इन लॉ। ठीक है ना, तरीके से निकाल सकते हो इजीली आप, सारी की सारी कैलकुलेशन तुम्हारे सामने लिख रही है, वो सारी लिख सकते हो। लिखना तो पड़ेगा, देखो बिना लिखे तो हमारा काम नहीं चल सकता, हमें देखना तो पड़ेगा, बिना देखे तो हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, क्या कह रहा है भाई, ए वर्क इज टू बी फिनिश्ड इन 56 डेज, एक कार्य को 56 दिन में समाप्त किया जाता है। 78 मैन, 78 मैन जो हैं स्टार्ट करते हैं वर्क करना 8 आवर्स ए डे। ठीक है, 30 दिन के बाद देखते हैं कि एक तिहाई कार्य ही पूरा हुआ है। ठीक है, हाउ मेनी एडिशनल मैन नीड टू बी हायर टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, और ये दोबारा में कितना काम करेंगे, एक 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे। देखो कैसे करते हैं, एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, ये याद रख लेना, M1 D1 E1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 E2 H2 अपॉन W2। ये वाला MDH फॉर्मूला अगर हम लगा दें तो हमारा काम हो जाएगा। बस ये देखा करो टोटल दिन कितने हैं, टोटल डेज कितने हैं, कितने दिनों में काम पूरा किया जाना, 56 दिनों में। ठीक है, काम कितने दिन में पूरा करना है हम लोगों को, 56 दिनों में। पहले M1 देखो कितने आदमी काम पर लगाए जा रहे हैं, 78 आदमी काम पर लगाए जा रहे हैं। कितने दिन काम किया इन लोगों ने, 30 दिन तक काम किया, D1 30 आ गया। कितना, कितने घंटे काम कर रहे हैं, H1 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। ठीक है, वर्क कितना पूरा कर दिया W1, एक तिहाई। बहुत ध्यान से समझते रहना, कुछ भी नहीं होगा इन क्वेश्चंस में, है ना, बहुत इजी हो जाते हैं। कितने आदमी काम कर रहे हैं, 78, कितने दिन काम कर रहे हैं, 30 दिन।
कितने घंटे काम कर रहे हैं डेली? 8 घंटे। कितना काम किया? 1 तिहाई। ई एफिशिएंसी होती है क्षमता, जो कि इसमें दी नहीं है, तो ई को यूज मत करो। ठीक है। अब M2 देखो, ये कह रहा है कुछ आदमी एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ेंगे भाई, तो 78 में x आदमी जोड़ लिए हमने। पहले 78 थे, यही आंसर आएगा, x जो होगा अपना आंसर होगा। दिन कितने बचे हमारे पास? देखो 56 दिन थे टोटल, उनमें से 30 दिन तो काम हो चुका, हमारे पास बचे 26 दिन। D2 कितने आ गए? 26। H2 कितने घंटे प्रतिदिन काम करना है? 9 घंटे। और W2 वर्क कितना बचा? देखो 1 तिहाई पूरा हो चुका है, तो 2 तिहाई बचा है। 1 तिहाई पूरा हो चुका है, तो बचा कितना काम है हमारे पास? 2 तिहाई। तभी तो पूरा काम कंप्लीट होगा। 1 तिहाई कंप्लीट हो चुका है, 2 तिहाई बचा है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, लगा दो दोनों को। M1 78, D1 30 गुणा 8/1/3 बराबर M2 कितने भाई? 78 प्लस x 26 डेज। 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हो, कितना काम करना है? 2 तिहाई। कैंसिल कर दें भाई इसको? ठीक है, कैंसिल कर दिया इसको हमने। 13 छिक्के 78 और 13 दूनी 20। 3 से 3 बार, 3 तिया 9, और 3 से कितनी बार? 10 बार। 3 से 2 बार, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखना भाई, ये 2 भी बचा हुआ है अभी हमारे पास, है ना? तो 10 8 80, 80 दूनी 160। 160 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 78 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 160 माइनस 78, यानी कितने आदमी चाहिए भाई? 82 आदमी। एक्स्ट्रा आदमी कितने लगाने पड़ेंगे हमको? 82 लगाने पड़ेंगे, है ना? कैलकुलेशन है थोड़ी सी बस, फॉर्मूला ये वाला है। ठीक है, इसको लगाना, करना, देख लेना एक बार, है ना, सभी लोग ध्यान से। ठीक है भाई, ओके गाइज, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग खूब दबा के पढ़ाई करिए। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।